पर। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 10th हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, और जिसमें से अगर आप लोग 30 के 30 प्रश्न अगर आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न अगर आप लोग तैयार कर ले जाते हैं तो आपके यहाँ पर 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। क्योंकि इस बार आपके 2024 में आपके पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, और 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब आपके पेपर में पूछे जाएंगे तो सारे के सारे प्रश्न आपको आज की इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और आज की इस क्लास को देखने के बाद आपके हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न सारे के सारे मिल जाएंगे आपके पेपर में, और आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी के प्रश्नों के बारे में। अगर आप लोग आज की इस क्लास को पूरा का पूरा देख लेते तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न आज की इस क्लास में पक्के हो जाएंगे। क्योंकि आज की इस क्लास में हम जितने भी इंपॉर्टेंट उपसर्ग से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, पर्यायवाची शब्द से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, गद्य पद्य से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर करते हुए। तो सबसे पहले हम अपना प्रश्न, पहला जो मेरा फर्स्ट प्रश्न है, सबसे पहला हम प्रश्न लाते अपने स्क्रीन पर। पहला देखिए मेरा प्रश्न, देखिए क्या करा है। पहला प्रश्न मैंने उठाया है उपसर्ग से, तो पहला प्रश्न मैंने उठाया उपसर्ग से। अब देखिए पहला, देखिए मेरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि आगमन में उपसर्ग कौन सा है। अच्छा, आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो पहले हम ये बता दें कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, अर्थ को बदल देते हैं। अब मान लीजिए जैसे आगमन है ना। अब आगमन है जैसे मान लीजिए आपका जो शब्द है आगमन, और आगमन शब्द के आगे जुड़कर नया अर्थ बना दे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गमन लिखा है, मेरी बात को स्टूडेंट सही से समझना। जैसे पर गमन लिखा है, ठीक है, यहाँ पर गमन लिखा, तो इसके आगे अगर हम आ और जोड़ दें तो देखिए नया अर्थ बन गया। ये देखिए आ मैंने जोड़ा है तो एक नया अर्थ बन गया, ठीक है। तो गमन एक देखिए नया अर्थ बन गया, आ प्लस गमन, तो एक नया अर्थ बना। तो इसमें से क्या होगा, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को उपसर्ग, अब आप लोग आसानी से उपसर्ग बता सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग बहुत जल्दी से उपसर्ग पहचान लेंगे, क्योंकि जब आपके पेपर में उपसर्ग से कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो आप लोग उपसर्ग का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग उसका आंसर आसानी से दे सकेंगे। तो चलिए इसीलिए हम दूसरा प्रश्न लाते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए मेरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। तो मैंने बताया कि उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल दें। अब मान लीजिए जैसे पर कारी लिखा है, ठीक है, कारी एक शब्द है, अब आगे मैंने जोड़ दिया अधि, है ना। तो मैंने आगे जोड़ दिया अधि, मैंने आगे जोड़ दिया, देखिए एक नया शब्द बन गया। कारी के सामने मैंने अधि को जोड़ दिया, ठीक है। जो आगे जो लिखा होता है वही उपसर्ग होता है। देखिए अधि आगे लिखा है तो अधि इसका यही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अधि कहाँ लिखा है, नंबर ए आर लिखा है, री लिखा है, अधि, तो यहाँ पर देखिए अधि लिखा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग नहीं भूलेंगे, अब आप लोग आसानी से उपसर्गों को पहचान लेंगे, ठीक है। अब आप लोग चलिए एक प्रश्न और हम उपसर्ग से उठा लेते हैं, एक प्रश्न और हम उपसर्ग, ताकि आप लोगों को उपसर्ग से कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो उसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकें। एक प्रश्न और हम उपसर्ग से उठा लेते हैं कि सुशिक्षित में उपसर्ग बताना है। तो सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है, तो मैंने बताया कि उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में बदलाव लाते हैं, अर्थ में देखिए बदलाव लाते हैं। तो देखिए मैंने बताया सुशिक्षित किया, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट देखिए पर ऑप्शन दिया, सु ऑप्शन दिया, उ ऑप्शन दिया, सी ऑप्शन दिया, तो मैंने आपको बताया कि पहला वर्ड उठाएंगे। देखिए यहाँ पर सु लिखा है तो सबसे पहले क्या उठाएंगे, सु को उठाएंगे। तो देखिए सु कहाँ ऑप्शन में लिखा है, पर लिखा है, उ लिखा है, सी लिखा है, सु लिखा है। तो देखिए यहाँ पर डी लिखा है। सारे के सारे प्रश्नों को कॉपी में लिखते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन इसका पूरा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न उठाते हैं सावधानी में। अब प्रत्यय, अब हम आप लोगों को बता दें कि प्रत्यय क्या होते हैं। देखिए प्रत्यय जो होते हैं उपसर्ग के ठीक उल्टा होते हैं, प्रत्यय जो होते हैं ये उपसर्ग के ठीक उल्टा होते हैं। तो चलिए प्रत्यय के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रत्यय देखिए किन्हें कहते हैं कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय, तो प्रत्यय जो होते हैं वो ठीक उल्टा होते हैं। तो सावधानी में बात करें, देखिए सावधानी ई, देखिए लास्ट में क्या निकल रहा है, ई देखिए निकल रहा है, लास्ट में देखिए ई निकल रहा है, ठीक है। तो सावधानी ई, लास्ट में ई निकल रहा है। तो ई ऑप्शन देखिए कहां पर लिखा है, लास्ट में ई देखिए आ रहा है, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर ए ऑप्शन दिया नी, नंबर बी ऑप्शन दिया ई, और नंबर सी ऑप्शन दिया धानी, और नंबर डी ऑप्शन दिया आनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉपी में नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी में नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट कर लेना। अगला प्रश्न देख लेते हैं जब तक हम। अगला प्रश्न देखिए क्या करें कि बाहो शब्द में प्रत्यय कौन सा है, बाहो शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो हमने नंबर ए ऑप्शन दिया बहे, नंबर बी ऑप्शन दिया है आवा, ठीक है, नंबर सी ऑप्शन दिया है आव, और नंबर डी ऑप्शन दिया बा। तो देखिए बहाओ आओ, देखिए लास्ट में देखिए ये देखिए छोटा की मात्रा लगी है, ये छोटा के बड़ा की मात्रा लगी है, और ये देखिए वाव की, तो आव देखिए हो रहा है। तो आव कहाँ लिखा है, तो आव देखिए यहाँ पर लिखा है, ये देखिए लिखा आव, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बहे ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बहे या शुरू से उठाया जा रहा है। तो बहे प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। देखिए बहे आवा, ठीक है, तो आवा आपका गलत हो जाएगा, बा आपका गलत हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा आव, ठीक है। नंबर सी ऑप्शन को सही कर लेना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 को उठाते हैं। अब हम प्रश्न उठाएंगे समास, ठीक है। आप देख लीजिए समास क्या होता है। अब जब भी आपके पेपर में समास से अगर कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप लोग समास का सही से आंसर दे सकें, तो हम आपको पहले बता दें कि समास होते क्या हैं। देखिए समास को एक अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए समास क्या होते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 6 नंबर दिया है कि चौराहा में समास कौन सा है, ठीक है। तो चौराहा में कौन सा समास है, जैसे लिखा है चौराहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, चौराहा में कौन सा समास है। तो आपको समझा दें कि जब भी देखिए चौराहा, अगर देखिए आगे देखिए क्या लिखा है चौराहा, आगे देखिए संख्यावाचक, ठीक है। चौ से कौन से, चौ मतलब 4 होता है, ठीक है। कहीं पर भी अगर ऐसे वर्ड आपको दिखे जाए जैसे 4 है ना, तिराहा है ना, और जैसे सप्तर्षि हो गया, ठीक है, इस तरह के वाक्य बोर्ड में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रश्न जो होते हैं बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। तो हमेशा जब अगर संख्यावाचक दिया हो, ठीक है, संख्यावाचक मतलब संख्याओं के हिंदी में अगर संख्या लिखी हो, जैसे चौराहा हो गया, देखिए आगे चौ मतलब 4 होता है, ठीक है। तो चौराहा में समास कौन सा हो गया, तो इसका राइट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो चौराहा की बात करें तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपका ये जो ऑप्शन है द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसको सही कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौराहा में समास कौन सा होता है, तो चौराहा में द्विगु समास होता है, ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 जो है मैंने पर्यायवाची शब्द से उठाया है, प्रश्न नंबर 7 को मैंने पर्यायवाची शब्द से उठाया है। तो प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न जो होंगे वो पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड होंगे। 3 जो पर्यायवाची शब्द होंगे, 3 पर्यायवाची शब्द, अब देखिए 3 पर्यायवाची शब्द जो होंगे वो किसके होंगे, 3 पर्यायवाची शब्द जो होंगे वो आग के पर्यायवाची शब्द होंगे, और एक जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो बताने कि आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो बताना, बताइए कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नंबर ए ऑप्शन दिया है अनल, ये भी आग का पर्यायवाची शब्द है। नंबर बी ऑप्शन दिया व्योम, व्योम देखिए आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। पावक जो है ये आग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। कृषाणु जो है ये आग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो इसमें गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, इसको गलत कर देना, ठीक है, इसको गलत कर देना, ये आपका सही हो जाएगा ना, कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्योम जो है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं, इसको कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, ये भी मैंने पर्यायवाची शब्द से उठाया है कि कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया सर्प, नंबर बी ऑप्शन दिया विषधर, नंबर डी ऑप्शन दिया अहि, नंबर डी ऑप्शन दिया है तुरंग। तो कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें देखिए बात कर लेते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया सर्प, अब देखिए सर्प होते हैं, नाग का पर्यायवाची शब्द है। विषधर किस में होता है, विष होता है सर्प में, तो देखिए तो विषधर विष किस में होता है, सर्प में, तो नाग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अहि जो है ये भी नाग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, लेकिन तुरंग जो है ये नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो इसको सही कर लेना, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसको सही कर लेना कि तुरंग जो है ये नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनना है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है निशाकर, नंबर बी ऑप्शन दिया तरिणी, नंबर सी ऑप्शन दिया निशाचर, और डी ऑप्शन दिया कृषाणु। देखिए ये प्रश्न देखिए बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन वाले प्रश्न जो होते हैं बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब निशाकर है, निशाचर दिया, ठीक है, तो निशाचर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पर देखिए निशाचर को सही कर देते हैं, ठीक है, तो निशाचर को बिल्कुल नहीं सही करना है, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए कौन सा सही हो जाएगा, निशाकर को सही कर लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सही होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह भी काफी पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है।
कि हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो बताना, देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया वायु, नंबर बी ऑप्शन दिया समीर, नंबर सी ऑप्शन दिया बयार और नंबर डी ऑप्शन दिया ध्वज। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को कॉपी में सही से नोट कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार भी पूछा गया पेपर में, है ना, कि हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्वज। ध्वज दिया है, ध्वज किसका पर्यायवाची शब्द है, तिरंगे का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो इसको सही कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 का देख लेते हैं कि गधा का तत्सम रूप क्या है। गधा का तत्सम रूप क्या है, प्रश्न नंबर 11। नंबर ए ऑप्शन दिया गधा, नंबर बी ऑप्शन दिया गंधर्व और नंबर सी ऑप्शन दिया गंधर्व, नंबर डी ऑप्शन दिया गर्धव, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर से हो जाएगा, गर्धव को सही कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी सही हो जाएगा, है ना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि हल्दी का तत्सम रूप क्या है। तो इस प्रश्न को मैंने उठाया तत्सम शब्द से उठाया, ठीक है। तो हल्दी का तत्सम रूप बताना, तो देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया हरदी, नंबर बी ऑप्शन दिया हल्दिका, ठीक है। नंबर सी ऑप्शन दिया हरिद्रा, नंबर डी ऑप्शन दिया हरिद्रिका, ठीक है। तो अब देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिद्रा जो है, ठीक है। हरिद्रा को सही कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, 30 में से आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गेहूं शब्द का तत्सम रूप बताना है, ठीक है। तो गेहूं शब्द का तत्सम रूप बताना है, ये काफी कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या है, देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया है गोधूम, नंबर बी ऑप्शन दिया है गोहुन और नंबर सी ऑप्शन दिया है गोहूं, नंबर डी ऑप्शन दिया गोधूम, गोधूम। तो गोधूम आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, गोधूम आपका सही होगा, ठीक है। तो गोधूम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, गोधूम आपका सही हो जाएगा, है कि गेहूं शब्द का तत्सम शब्द क्या है, गोधूम को सही कर लेना, गोधूम को गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गोधूम आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न को मैंने उठाया रस से। रस जो आपका चैप्टर रस से मैंने इस प्रश्न को उठाया है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे मेरो पति सोई, पंक्ति में कौन सा रस है, ठीक है। तो इस बार आपसे प्रश्न जो है मैंने रस से उठाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रस से मैंने इस प्रश्न को उठाया है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। रस चैप्टर से उठाया मैंने इस प्रश्न को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया श्रृंगार रस, नंबर बी ऑप्शन दिया करुण रस और फिर इसके बाद नंबर सी ऑप्शन दिया हास्य रस, नंबर डी ऑप्शन दिया शांत रस। तो करुण रस आपका बिल्कुल पूरा सही हो जाएगा, करुण रस जो है इसका आंसर हो जाएगा। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, पंक्ति में कौन सा रस है, तो पंक्ति में श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार आपसे पूछा जाएगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, नंबर ए ऑप्शन दिया है रति, नंबर बी ऑप्शन दिया शोक, नंबर सी ऑप्शन दिया है हास, नंबर डी ऑप्शन दिया उत्साह। तो नंबर ए ऑप्शन जो है रति आपका सही कर लेना, रति आपका सही हो जाएगा कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है ना। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार का नाम बताना है। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार का नाम बताना है, ठीक है। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है, तो नंबर ए ऑप्शन दिया डॉक्टर नगेंद्र, नंबर बी ऑप्शन दिया है बाबू गुलाब राय और नंबर सी ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय को सही कर लेना, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिखते चलना, ठीक है। ऑल प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न, ठीक है, कोई भी प्रश्न को छोड़ना मत, हर प्रश्न को लिख लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं कि कलम का सिपाही के लेखक का नाम बताना है। इस बार बताने के कलम के सिपाही के लेखक का नाम बताना है। तो कलम के सिपाही के लेखक का नाम बताने के नंबर ए ऑप्शन दिया अमृत राय, नंबर बी ऑप्शन दिया मुंशी इंशाअल्लाह खान, नंबर सी ऑप्शन दिया है गुलाब राय, नंबर डी ऑप्शन दिया वैद्यनाथ मिश्र। तो इसमें से देखिए अमृत राय को सही कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कलम के सिपाही के लेखक का नाम हो जाएगा अमृत राय। तो अमृत राय को लिख लेना, ठीक है, नोट कर लेना, अमृत राय को लिख लेना कॉपी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से शुक्ल युग का नाटककार, इस बार बताने कि शुक्ल युग का नाटककार कौन है, ठीक है। तो इनमें से शुक्ल युग का नाटककार कौन है, तो नंबर ए ऑप्शन दिया हरिकृष्ण प्रेमी, नंबर बी ऑप्शन दिया विष्णु प्रभाकर, ठीक है। तो विष्णु प्रभाकर दिया है और नंबर सी ऑप्शन दिया है लक्ष्मी नारायण मिश्र और नंबर डी ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती। तो आपको बताना है कि इसमें से शुक्ल युग का नाटककार कौन है। शुक्ल युग के नाटककार में देखिए 4 ऑप्शन पहले देख लीजिए, 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर है 18, ठीक है। नंबर ए ऑप्शन दिया हरिकृष्ण प्रेमी, नंबर बी ऑप्शन दिया विष्णु प्रभाकर, ठीक है। नंबर बी ऑप्शन क्या दिया, नंबर बी ऑप्शन दिया विष्णु प्रभाकर
अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र, नंबर डी ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी को सही कर लेना, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, हरिकृष्ण प्रेमी को सही कर लेना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, नंबर ए ऑप्शन दिया है हरिकृष्ण प्रेमी, ठीक है, नंबर ए ऑप्शन दिया हरिकृष्ण प्रेमी, नंबर बी ऑप्शन दिया विष्णु प्रभाकर, और नंबर सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, और नंबर डी ऑप्शन दिया मोहन राकेश। चलिए बात करते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद को सही कर लेना, ये आपके जयशंकर प्रसाद आपके सही हो जाएंगे, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 20 है कि अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम बताना है। अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम बताना, नंबर ए ऑप्शन दिया विष्णु प्रभाकर, नंबर बी ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, और नंबर सी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, नंबर डी ऑप्शन दिया चतुर्सेन शास्त्री। तो चलिए देखिए नंबर डी ऑप्शन चतुर्सेन शास्त्री और विष्णु प्रभाकर को सही कर लेना। विष्णु प्रभाकर आपके सही हो जाएंगे कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं कि गोदान किस युग का उपन्यास है। गोदान जो है किस युग का उपन्यास है। तो गोदान जो है किस युग का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 21, ठीक है, नंबर ए ऑप्शन दिया शुक्ल युग, नंबर बी ऑप्शन दिया द्विवेदी युग, नंबर सी ऑप्शन दिया शुक्लोत्तर युग, नंबर डी ऑप्शन दिया आधुनिक युग। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका शुक्ल युग, ठीक है। गोदान जो है ये शुक्ल युग का उपन्यास है, ठीक है, याद कर लेना। अगला प्रश्न है कि अथाह सागर के लेखक का नाम बताना है। अथाह सागर के लेखक कौन हो जाएंगे। तो देखिए नंबर 4 ऑप्शन पहले देख लीजिए कौन कौन से दिए हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, नंबर बी ऑप्शन दिया गुलाब राय, नंबर सी ऑप्शन दिया डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और नंबर डी ऑप्शन दिया जयप्रकाश भारती, ठीक है। तो जयप्रकाश भारती जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जयप्रकाश भारती को सही कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश भारती जो है इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जयप्रकाश भारती। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 को देख लेना। प्रश्न नंबर 23 को देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक का नाम बताना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 कह रहे हैं कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक का नाम बताना है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया नंबर ए ऑप्शन दिया राजेंद्र प्रसाद, और नंबर बी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, नंबर सी ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद, और नंबर डी ऑप्शन दिया हरिवंश राय बच्चन। चलिए हरिवंश राय बच्चन दिया, ठीक है। तो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक का नाम बताना, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। चलिए लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया मोहन राकेश, नंबर बी ऑप्शन दिया गुलाब राय, नंबर सी ऑप्शन दिया प्रेमघन, और नंबर डी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो मोहन राकेश को सही कर लेना, मोहन राकेश आपके सारे, ठीक है, मोहन राकेश आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश। अगला प्रश्न है 25 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं कि तौलिए जो है किस विद्या पर आधारित है। जो तौलिए जो है ये किस विद्या पर आधारित है। नंबर ए ऑप्शन दिया नाटक पर आधारित है, नंबर बी ऑप्शन दिया एकांकी पर आधारित है, नंबर सी ऑप्शन दिया निबंध पर आधारित है, और नंबर डी ऑप्शन दिया कहानी पर आधारित है। चलिए बात कर लेते हैं। नंबर ए नाटक, नंबर बी एकांकी, नंबर सी निबंध, नंबर डी एक कहानी। तो एकांकी सही हो जाएगा आपका, एकांकी को सही कर लेना। अगला प्रश्न है 26 के बारे में बात करते हैं कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। गेहूं और गुलाब जो है ये किसकी रचना है, ठीक है। बताना है कि गेहूं और गुलाब जो है किसकी रचना है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया रामविलास शर्मा की रचना है, और नंबर बी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र की रचना है, नंबर सी ऑप्शन दिया रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, और नंबर डी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। तो देखिए गेहूं और गुलाब जो है ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, ठीक है। गेहूं और गुलाब जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना। अगला प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध का नाम बताना है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध का नाम बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर ए ऑप्शन दिया रेती के फूल, नंबर बी ऑप्शन दिया हंस, और नंबर सी ऑप्शन दिया छड़दा कादम्बनी, ठीक है। तो देखिए ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। छड़दा जो है छड़दा, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, सही से लिख देते हैं छड़दा, ठीक है। छड़दा जो है किसकी रचना है। छड़दा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। तो छड़दा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। अगला देख लीजिए प्रश्न नंबर 28 देख लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम बताने हैं। तो नंबर ए ऑप्शन दिया मर्यादा और हंस, ठीक है। नंबर ए ऑप्शन दिया मर्यादा और हंस, नंबर बी ऑप्शन दिया सुधा और हंस, नंबर सी ऑप्शन दिया छाया और प्रभा, ठीक है। नंबर डी ऑप्शन दिया सरस्वती। तो अब इसका सही ऑप्शन कर लीजिए मर्यादा
और हंस। ठीक है, मर्यादा और हंस आपका सही हो जाएगा। चलिए आज की इस क्लास का हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 29। ठीक है, 29 के बारे में बात करते हैं और 30 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 और 30 को देख लीजिए, फिर क्लास का अंत करते हैं। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि कृति कंकाल के लेखक का नाम बताना है। नंबर ए ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नंबर ए ऑप्शन कह दिया जयशंकर प्रसाद। नंबर बी ऑप्शन कह दिया प्रेमचंद्र। नंबर सी ऑप्शन कह दिया राम कुमार वर्मा। और नंबर डी ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त। तो चलिए इसका देखिए, जयशंकर प्रसाद जो है इसके पूरे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो कृति कंकाल के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। आज की इस क्लास का सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक का नाम बताना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक का नाम बताना है। तो चलिए बात करते हैं कि नंबर ए ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल। नंबर बी ऑप्शन दिया है तो गुलाब राय। नंबर सी ऑप्शन दिया भगवत शरण उपाध्याय। और नंबर डी ऑप्शन दिया जयप्रकाश भारती। तो इसमें देखिए रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। तो जब तक के लिए बताइए आज की क्लास कैसी लगी, और आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।